हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका दोस्त मोहित कुमार। कैसे हैं आप सभी लोग। हम लोगों ने 2 क्लासेस कर चुके हैं पहले भी। आप क्लास 1 क्लास 2 ये इंग्लिश प्रैक्टिस बैच के लिए आपको जो है बैच स्टार्ट किया गया है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पे है। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ये अभी आपका जो है 25 दिसंबर से जो है स्टार्ट हो जाएगा आपका ये बैच। ये आपको बैच ऐप पे ही मिलेगा, MK एकेडमी ऐप। ये प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करेंगे और उस पे आप लोग जो है डेली क्लासेस ले पा रहे होंगे। बट तब तक के लिए यूट्यूब में आपको क्लासेस 4-6 वीडियो मिल जाएंगे देखने को। बट अगर डेली क्लास चाहिए तो आपको ऐप पे जाना पड़ेगा। MK एकेडमी ऐप पर प्ले स्टोर से डाउनलोड करने पर आपको जो है पूरी क्लासेस मिल पा रही होगी। और आप यूट्यूब पर भी सर्च कर सकते हैं MK एकेडमी ऐप। ये आप YouTube में भी सर्च कर लेंगे MK एकेडमी तो आपको मिल पा रही होगी। वहां पे देख सकते हैं आप जाके किस तरह की हमारी क्लासेस है, किस तरह का हमारा कंटेंट्स है। बट अभी आपको ये कुछ क्वेश्चंस, किसी में टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, टॉप 15 क्वेश्चंस हैं। और आज हम लोग इसी सिलसिले में 3rd क्लास लेकर आए हैं आपके लिए। टॉप 20 क्वेश्चंस जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो अभी SSC के एग्जाम और NDA एयरफोर्स के एग्जाम जो भी आने वाला है 2022 में, उसको देखते हुए आपका वीडियो क्लासेस बनाई गई हुई है। चलिए अच्छा आके देखते हैं हम लोग टॉप 20 क्वेश्चंस फटाक से। ये अपना ऐप है, ये अपना ऐप है MK एकेडमी ऐप। जिन्होंने आइकन न देखा हो तो देख लीजिएगा। ये अपना आइकन है, ये अपना लोगो है MK एकेडमी ऐप। यही आपका है। प्ले स्टोर में जब डाउनलोड करिएगा तो देखिएगा ध्यान से, ये 2nd पोजीशन पे अपना है। अभी 2nd पोजीशन में, बहुत जल्दी हम लोग 1st पोजीशन में भी पहुंच जाएंगे। अगर आप लोगों का ऐसे ही सहयोग निरंतर प्रयास बनता रहा और आप लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करेंगे ये अपने इस लिंक को, और तो ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग पहली पोजीशन में पहुंच सकते हैं। इसमें आप लोगों को बड़ा योगदान सहयोग है, अभी भी है और हमेशा बना भी रहेगा, क्योंकि हम आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ये आप लोगों के जो है डिमांड पे ही ये बैच लाया गया है यहाँ पे। चलिए अच्छा, ये आपका ऐप है MK एकेडमी ऐप। इसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आप यूट्यूब में जाकर भी इसको सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं इसके बारे में। चलिए अच्छा देखते हैं हम लोग, तुरंत टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग और तुरंत जो है क्वेश्चंस पे आएंगे। चलिए आपका स्क्रीन पे क्वेश्चंस आ चुका है, जल्दी से फटाक से देखिए। आपकी स्क्रीन में क्वेश्चन आ चुका है, चलिए देखिए भैया जल्दी से देखेंगे क्वेश्चंस को फटाक से। लिखा हुआ डायरेक्शन में 1 to 5, 1 से 5 में क्या करना है। लिखा हुआ देयर इज अ मिस्टेक इन वन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, फाइंड आउट द पार्ट इन विच द मिस्टेक ऑकर्ड। बताइए जल्दी से, इसमें एरर्स ढूंढनी है। 1 से 5 तक पे हम लोगों को एरर्स फाइंड करनी है। क्या करना है बच्चों, गलती ढूंढना है किस ऑप्शन में है। चलिए अच्छा, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय हर जील एंड एंथुसियाज्म। बताइए जल्दी से, जील मतलब होता है उत्साह, होता है खुशी होती है, और इंथुसियाज्म मतलब होता है उत्साह खुशी, जो जोश से भरा होता है। जल्दी से बताइए। लिखा हुआ एवरीवन इज इंप्रेस्ड बाय हर जील एंड एंथुसियाज्म। इसका मतलब एवरीवन से सेंटेंस शुरू हो रहा है, और हमने आपको बताया था जब भी सेंटेंस एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, अगर इन सभी से सेंटेंस हमारा कभी भी शुरू होता है तो याद रखना ये सब हमारे 3rd पर्सन होते हैं, और ये हमेशा बेटा सिंगुलर होते हैं। जब ये सिंगुलर होंगे, वर्बी सिंगुलर होगी, इज लगा हुआ है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग देख रहे हैं। नेक्स्ट आगे लिखा हुआ इंप्रेस बाई, और हम समझ रहे हैं यहाँ पे बाई हर जील एंड इंथुसियाज्म, और ये हर लिखा हुआ है ये प्रोनाउन है। हम जानते हैं सी आपका जो है सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्टिव केस होता है, और सी का ऑब्जेक्टिव केस होता है हर। इसका मतलब सी का हर किया गया है, और ये बाय प्रीपोजिशन के द्वारा जोड़ा गया है। इसका मतलब ये एक्टिव से पैसिव बनाया गया है, और हम जब एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो हम लोग सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो बेटा हमेशा मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का यूज होता है। किसका यूज होता है बेटा, मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का। तो हमने देखा यहाँ पे इंप्रेस लिखा हुआ है, ये गलत है। इसमें हम लोग ईडी लगाएंगे, ये 1st फॉर्म लिखी हुई है। यहाँ पे गलती हो जाएगी, आपके बी ऑप्शन में एरर्स हो जाएगी, यानी इंप्रेस्ड होना चाहिए था, यानी इंप्रेस्ड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3rd फॉर्म लगेगी। यहाँ पे इंप्रेस्ड हो जाएगा क्योंकि जब हम लोग एक्टिव से पैसिव कर रहे होते हैं
तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है और इम्प्रेस की थर्ड फॉर्म होती है इम्प्रेस्ड। आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन में गलती है, याद रखिएगा। और यहां पे लिखा था एवरीवन इज इम्प्रेस्ड बाय हर जील एंड इंथुसियाज्म, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे पैसे बनाएंगे तो थर्ड फॉर्म यूज होगी। ये आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, याद रखिएगा। जब भी हम पैसे बनाते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, टेंस आपका कोई सा भी हो उससे कोई लेना देना नहीं होता है, चाहे प्रेजेंट हो चाहे पास्ट हो कुछ भी हो। जब हम एक्टिव से पैसिव कर रहे होंगे तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो इंप्रेस की थर्ड फॉर्म इंप्रेस, आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा देखेंगे झील, और हम लोगों ने पढ़ा हुआ है होमोफोन्स में, ये एक आपका झील ये होता है और एक झील ये होता है। ये झील माने होता है ईर्षा होती है, ये झील माने उत्साह होता है, खुशी होती है। और अगर इसी में बेटा हम लोग ओयूएस लगा देंगे ये ईर्ष्यालु हो जाएगा, कहती हमसे बहुत जेलस करता है, ईर्ष्यालु जो ईर्ष्या करने वाला हो। और अगर इसी में ओयूएस लगा देंगे, अगर हम लोग झील में जेलस कर देंगे उत्साही, जो उत्साह से भरा हो, जो खुशी से भरा हो। क्लियर? चलिए पहले का आंसर आपका हो गया बी ऑप्शन, यानी इंप्रेस्ड होगा आपका आंसर करेक्ट क्योंकि ये पैसिव में बना हुआ है। नेक्स्ट आगे देखेंगे सेकेंड पे जाएंगे हम लोग फटाक से। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस आपके हैं, आपके बढ़िया क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस लेके आए हैं, देखते हैं आप लोग कर पाते कि नहीं। चलिए सेकेंड नंबर बताइए जल्दी से, सेकेंड का आंसर क्या होगा? फटाक से लिखा हुआ इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम एवरी डे ऑन फोन हर हेल्प यू, बताइए जल्दी से किस ऑप्शन में एरर्स होगी आपके। अच्छा हम देख रहे हैं यहाँ पे इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड, इफ यू हैड कॉन्टेक्टेड यानी हैड का मतलब ये पास्ट परफेक्ट में है, और इफ लिखा हुआ है कंडीशनल सेंटेंस है, और एवरी डे ऑन फोन ही हेल्प्ड यू, इसका मतलब अगर ये पास्ट परफेक्ट है तो ये आपका ये यू सब्जेक्ट हो गया, यू हैड कॉन्टेक्टेड हिम, और दूसरा लिखा है एवरी डे ऑन फोन ही लिखा ही हेल्प्ड यू, यानी ये पूरी आपकी क्लॉज लिखी हुई है, यू हैड फोन्ड हिम एवरी डे लिखा हुआ आपका ऑन फोन, और इसके बाद ये दूसरी क्लॉज हो गई क्योंकि एक सब्जेक्ट यहाँ पे ही मिल गया, एक यहाँ पे यू मिल गया, तो ही हेल्प्ड फोन ही हेल्प्ड यू हो गया। इसका मतलब एक आपकी पास्ट परफेक्ट है तो ये आपकी फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट होगी। क्या होगी? फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं फ्यूचर परफेक्ट का मतलब वुड हैव होता है, फ्यूचर परफेक्ट का मतलब होता है वुड हैव, बट इनको हम बनाएंगे विल हैव, शैल हैव। आपने पढ़ा हुआ शैल हैव और विल हैव फ्यूचर परफेक्ट होता है, लेकिन फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट की बात करेंगे तो विल का पास्ट होता है वुड, विल का पास्ट होता है वुड, तो वुड हैव आपका आंसर करेक्ट होगा। यानी गलती हमारे किस ऑप्शन में हो जाएगी? गलती आपके जो है आपका लिखा हुआ है तो यहाँ पे गलती हो जाएगी डी ऑप्शन में, गलती डी ऑप्शन में हो जाएगी, ही वुड हैव हेल्प्ड यू, आपका आंसर करेक्ट होगा। यानी यहाँ पे फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट का यूज किया जाना चाहिए था क्योंकि ये आपके फ्यूचर पास्ट परफेक्ट में है, तो ये कंडीशनल सेंटेंस में रूल होता है कि ये फ्यूचर इन पास्ट परफेक्ट, आपका आंसर करेक्ट होगा। यानी हमने देखा आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े फटाक से। बिल्कुल आसान क्वेश्चंस हैं जैसा कि आप लोग ऑफलाइन बैच में पढ़ते हैं, इसमें इस तरह की क्लासेस है, इसमें हर कोई बच्चा कर सकता है भैया। चलिए जल्दी से देखिए, सेकेंड नंबर हो गया आपका, थर्ड नंबर पे पहुंचते हैं हम लोग। चलिए स्क्रीन पे आ चुका है थर्ड क्वेश्चन, बताइए जल्दी से इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी से फटाक से इसका आंसर क्या होगा। लिखा हुआ आई यूज टू लाइक यू बट नाउ आई एम नॉट इंजॉय, तो हम देख रहे हैं आई यूज टू लाइक यू बट नाउ आई एम नॉट इंजॉयड, नॉट आई एम नॉट नहीं होगा, गलत है क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात नहीं हो रही है। आई यूज टू लाइक, इससे समझ में आता है ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, यानी आई डू नॉट आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी गलती आपकी हो जाएगी डी ऑप्शन में क्योंकि आपका आई यूज टू लाइक यू यानी बट नाउ आई एम नॉट गलत हो जाएगा क्योंकि काम चल नहीं रहा है। इज आ रहे मतलब होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और इसका यूज कब होता है? जब कोई भी काम कॉन्टिन्यूअस चल रहा हो, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट की बात हो रही है, करता है, इसका मतलब डू नॉट आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या? डी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़े फटाक से थर्ड। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एक एक लाइन के आपके, लेकिन अच्छे क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट जल्दी से बताइए क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन हम लोगों को करना है, टॉप 20 क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो किताब है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर मी, मेरे लिए, बिकॉज लिखा हुआ इट वॉज अ प्रेजेंट
फ्रॉम माई मदर। इसका मतलब यहां पे देख रहे हैं इट वॉज, और हम जानते हैं इट क्या होता है, प्रोनाउन होता है। इट क्या होता है, प्रोनाउन। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है आई और वी फर्स्ट पर्सन होता है, यू आपका सेकेंड पर्सन होता है, ही शी इट और दे या किसी का नाम लिखा हो ये आपके सब थर्ड पर्सन होते हैं। इसका मतलब इट जो लिखा हुआ है ये क्या है, प्रोनाउन है, और इट नॉन लिविंग होता है। इट का यूज हमेशा नॉन लिविंग के लिए किया जाता है, बाकी जो भी प्रोनाउंस लिखे हैं आपके ये सब लिविंग के लिए होते हैं। यहाँ पे इट जो होता है ये प्रोनाउन होता है और ये हमेशा सिंगुलर होता है। जब ये सिंगुलर होगा तो हम लोग वर्ब भी कैसे यूज कर रहे होंगे, सिंगुलर। वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर। तो आपने कहा सर वॉज लगा, ये तो ठीक है वर्ब सिंगुलर, बट हम देख रहे हैं यहाँ पे द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये प्रेजेंट में है तो ये भी तो प्रेजेंट होना चाहिए। इसका मतलब वॉज गलत है, यहाँ पे आपका आंसर इज हो जाएगा, आंसर करेक्ट, यानी सी ऑप्शन को टिक करेंगे, हो जाएगा द बुक इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी बिकॉज इट इज द प्रेजेंट फ्रॉम माई मदर। क्लियर, चलिए चल नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे जल्दी से, 4 नंबर हो गया आपका फटाक से। 5 नंबर जल्दी से बताए, 5 नंबर 1 से 5 तक हम लोगों को एरर्स ढूंढनी थी, गलती। जल्दी से बताइए क्या होना चाहिए, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। लिखा हुआ 35 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची आर अ लॉन्ग डिस्टेंस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, आपका एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है एनडीए में आपके। बताइए जल्दी से, 35 किलोमीटर यानी 35, यानी ये 35 लिखा हुआ है ये आपका है न्यूमरल एडजेक्टिव। ये 35 क्या है बेटा, न्यूमरल एडजेक्टिव है। ये आपका क्या है 35, ये न्यूमरल एडजेक्टिव, और ये किलोमीटर्स लिखा हुआ है ये आपका प्लूरल नाउन है। ये क्या है बेटा, प्लूरल नाउन। और हमने आपको वर्ब एग्रीमेंट में पढ़ाया हुआ था ये प्लूरल नाउन। जो बच्चे हमसे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं अभी उनको हम पढ़ा चुके हैं। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है कि अगर सेंटेंस में न्यूमरल एडजेक्टिव आ जाता है प्लस प्लूरल नाउन आ जाता है, और अगर इससे एक निश्चित राशि, दूरी, वजन, ऊंचाई यानी हाइट, डिस्टेंस, अगर इन सभी का बोध होता है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर होती है। अगर न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से एक निश्चित दूरी, एक निश्चित वजन, ऊंचाई, भार, अगर इन सभी का बोध होता है तो हमेशा वर्ब सिंगुलर आएगी आपकी। तो इसका मतलब 25 किलोमीटर फ्रॉम पटना टू रांची, यानी कि 35 किलोमीटर, यानी कि जो 35 किलोमीटर की दूरी है वो पटना से रांची की, यानी इज आ लॉन्ग डिस्टेंस होगा, कोई अत्यधिक दूरी नहीं है। यानी गलती हो गई यहाँ पे, आर की जगह यहाँ पे इज करेंगे, क्योंकि 35 लिखा हुआ है ये भले ही, लेकिन ये बेटा न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से ये एक निश्चित दूरी की बात कर रहा है कि यहाँ पे जो 35 किलोमीटर की जो डिस्टेंस है, 35 किलोमीटर की जो दूरी है वो आपका जो है पटना से रांची कोई अत्यधिक दूरी नहीं है, ये एक निश्चित दूरी है आपकी। तो हमेशा यहाँ वर्ब सिंगुलर आएगी, यानी आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे आर की जगह क्या, एज आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, यानी गलती हो जाएगी आपके डी सी ऑप्शन में हो जाएगी आंसर गलती। जैसे हम आपसे कह दें, लिखा हुआ है यहाँ पे एक और एग्जांपल आपको देते हैं समझने के लिए। जैसे लिखा हुआ है 10 टन्स ऑफ कोल, 10 टन्स ऑफ कोल, यहाँ पे आर इनफ फॉर मी, ये आपका लिखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 10 टन्स लिखा हुआ है, ये तो आपका न्यूमरल एडजेक्टिव बन गया आपका बेटा। देख रहे हैं आप लोग, 10 टन्स क्या हो गया, न्यूमरल एडजेक्टिव, और जो लिखा हुआ है आपका कोल मतलब कोयला की बात कर रहा है, ये आपका नाउन हो गया। अच्छा, ये नाउन कैसा आपका नाउन है कोयला, ये अनकाउंटेबल है तो इसलिए सिंगुलर, और ये आपका किलोमीटर से लिखा हुआ है ये काउंटेबल है तो प्लूरल किया गया। यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है, तो जब न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन दिया हो और यहाँ पे एक निश्चित वजन की बात की जा रही है कि 10 टन्स का जो कोल है, कोयला है, वो मेरे लिए क्या है, वो पर्याप्त है, इसका मतलब यहाँ पर भी आर नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे इज आपका आंसर करेक्ट होगा। तो आप कहेंगे 10 टन्स ऑफ कोल इज इनफ फॉर मी, आपका आंसर करेक्ट होगा, ना कि आर, क्योंकि 10 टन कोयले की बात की जा रही है, वो मेरे लिए क्या है, सफिशियंट है, यानी इनफ पर्याप्त है। तो इसलिए चाहे आपका न्यूमरल एडजेक्टिव प्लस प्लूरल नाउन से एक निश्चित दूरी की बात हो, चाहे वजन की बात हो, चाहे ऊंचाई की बात हो, आप इनके साथ हमेशा वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर करेंगे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये पेपर में कई बार पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर आपका था सी में, आर की जगह इज आंसर करेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फटाक से, 1 से 5 तक आपके एरर्स थे, गलती ढूंढना था। नेक्स्ट देखिए, जल्दी से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 6 नंबर। बताइए 6 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से फटाफट। लिखा हुआ है डायरेक्शन में, यहाँ पे ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 आइटम्स लिखा हुआ है कंसिस्ट ऑफ अ वर्ड इन कैपिटल लेटर्स, लिखा हुआ फॉलोड बाय for words of group of words, select word of group of the words that is most nearly opposite meaning to the word in capital letters। ठीक है, यानी कि हमने यहां पर देखा, यहां पे लिखा हुआ है अपोजिट मीनिंग। क्या करना है, अपोजिट मतलब होता है एंटोनिम्स, यानी विपरीत की बात की जा रही है, क्या होगा जल्दी से बताइए। एम्पल, बढ़िया वर्ड लिखा हुआ है एम्पल। एम्पल का मतलब क्या हो जाएगा, पर्याप्त होता है। आप सभी लोग जानते हैं एम्पल मतलब पर्याप्त होता है, यानी हम लोग इनफ भी कह सकते हैं, सफिशिएंट भी बोल सकते हैं। सफिशिएंट का मतलब भी होता है पर्याप्त, यानी एडक्यूट भी कह सकते हैं, इसका मतलब भी होता है पर्याप्त, इसका मतलब भी होता है पर्याप्त। यानी कि एम्पल, इनफ, सफिशिएंट, एडक्यूट, इनका मतलब सभी का होता है पर्याप्त होता है। एडक्यूट इसका मतलब होता है पर्याप्त। ठीक है, ये आपके क्या है, साइनोनिम्स हैं। ये आपके क्या है बेटा, आपके साइनोनिम्स हैं आपके, इनका मतलब होता है पर्याप्त होता है भैया। तो इसमें कह रहा था अपोजिट बताइए क्या होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा क्या, क्रैम्प्ड, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है कमी होता है, यानी तंगी होना, बहुत ही अल्प कमी होता है, इसका आंसर हो जाएगा ये। यानी अगर ये ना मिलता पेपर में तो हम टिक कर सकते थे मीगर, इसका मतलब भी कमी होता है। और क्या होता है, स्कार्स, स्कार्सिटी इसी से बना हुआ है, इसका मतलब भी होता है कमी होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, कमी। यानी कि एम्पल का अपोजिट पूछा गया, क्रैम्प्ड आपने टिक कर दिया, क्योंकि एम्पल मतलब पर्याप्त, इसी के सिनोनिम्स हमने लिख दिए, पर्यायवाची, इनफ, सफिशिएंट, एडक्यूट, इसी तरीके से और भी आपके वर्ड होते हैं, इनका मतलब पर्याप्त होता है। अगर इनका अपोजिट पूछा जाए तो हम लोग टिक करेंगे क्रैम्प्ड या मीगर या स्कार्स, ये तीनों आपके अपोजिट में जा सकते हैं, इनका मतलब होता है कमी होता है, यानी बहुत ज्यादा तंगी हो जाना। आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। यहां पे लिखा था ऑप्शन और भी लिखे हैं, जो 4 ऑप्शन, इनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जल्दी से लिखा हो स्पेसियस, इसका मतलब होता है जो बहुत ही विशाल हो, जो अत्यधिक बड़ा हो, यानी कह सकते हैं हम लोग इनॉर्मस, इसको हम बोल सकते हैं इनॉर्मस, इसका मतलब होता है विशाल, जो अत्यधिक बड़ा हो, यानी गिगेंटिक भी कह सकते हैं। और लिखा हुआ है रूमी, इसका मतलब भी होता है जो विशाल, जो अत्यधिक बड़ा हो, ये इसी का साइनोनिम्स हो सकता है, पर्यायवाची हो जाएगा। और लिखा हुआ ग्रेट का मतलब महान होता है, यानी आपका आंसर ये था सी ऑप्शन। चलिए अच्छा, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन की ओर जाएंगे। बढ़िया क्वेश्चन था ये, अपोजिट करना है 6 से लेकर 10 नंबर तक, 6 से लेकर 10 तक हम लोगों को सॉरी अपोजिट देखना है। जल्दी से बताइए नेक्स्ट, जल्दी से बताइए, बताइए आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चंस आपके हैं, जो पेपर में आए हुए क्वेश्चंस हैं, देखेंगे लिखा हुआ आपका गॉर्गियस। भैया बताइए जल्दी से क्या होगा इसका अपोजिट, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए। लिखा हुआ आपका गॉर्गियस मन होता है क्या, बता सकते हैं कोई। इसका मतलब पूंजीवादी होता है, यानी संपत्तिवादी, जिसके पास बहुत धन होता है। यानी कह रहा अपोजिट क्या होगा, ये हो जाएगा पूंजीपति, कह सकते हैं हम लोग पूंजीपति, जो भी है बेटा आपका पूंजीपति, यानी संपत्ति वाला, जिसके पास बहुत सारा धन हो। यानी कह रहा है बेटा इसका ये इसका अपोजिट क्या होगा, आंसर हो जाएगा ऑर्डिनरी, यानी होता है साधारण, यानी जो समान हो, यानी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। वर्ग पूंजीपति होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है जो बहुत ही संपत्ति वाला हो, धनी हो, यानी कह रहा अपोजिट ऑर्डिनरी, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। कॉमन मतलब समान होता है, साधारण होता है। और सी में लिखा हुआ है आपका कन्वेंशनल, माने होता है पारंपरिक होता है, यानी ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल हो जाएगा, इसका मतलब होता है पारंपरिक, यानी ट्रेडिशनल आपका आंसर हो जाएगा। और अपर क्लास, जो अपर क्लास का हो, यानी आपका आंसर पहला ऑप्शन सही था, यानी सी ए ऑप्शन टिक करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, जल्दी से बताइए नेक्स्ट, टॉप 20 क्वेश्चंस आपके हैं, जल्दी से देखना है हम लोगों को। चलिए भैया स्क्रीन पे आ चुका है 8 नंबर तक, फटाफट आंसर दीजिए। आप लोगों के आंसर जल्दी से बताइए क्या होगा। लिखा मॉडेस्ट, बढ़िया वर्ड है आपका, बहुत बढ़िया वर्ड है मॉडेस्ट। बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा, मॉडेस्ट क्या होगा, बताइए जल्दी से। मॉडेस्ट, मॉडेस्ट बोले तो मतलब विनम्र होता है, जो बहुत ही सज्जन व्यक्ति होता है। मॉडेस्ट का मतलब होता है जो विनम्र, यानी कह सकते हैं इसका साइनोनिम्स पोलाइट हो जाएगा बेटा। हम लोग कह सकते हैं हम्बल, हम्बल पर्सन है, सज्जन व्यक्ति है। हम लोग ये भी बोल सकते हैं जेंटल, जेंटल भी हो जाएगा आपका, यानी कि आपका डुसाइल भी हो जाएगा।
इसका मतलब होता है विनम्र होता है, सज्जन व्यक्ति होता है। ये सब बेटा इसी के सिनोनिम्स हो गए, पर्यायवाची हो गए, बट कह रहा है इनके अपोजिट बताना था आंसर, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, आंसर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रेडिक्ट होता है जो बहुत ही कैसा हो, जो जिद्दी टाइप का हो, आइडियल टाइप का हो, ठीक है। जो आपका आंसर मॉडेस्ट का आंसर हो जाएगा प्रोड्यूस, यानी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेगेटिव वर्ड है, यानी मॉडेस्ट मतलब विनम्र होता है, ये हो जाएगा आइडियल, जिद्दी टाइप का हो जाएगा, नखरेबाज टाइप का हो जाएगा, नखरेबाज होता है, ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। लेकिन इसमें ऑप्शन जो लिखे हैं ए भी हम लोग देखेंगे डिस्कस, बल जल्दी से देखिए बेटा, लिखा हुआ आपका डीमर, इसका मतलब ही नम्र होता है बेटा, नम्र कह सकते हैं, जो कैसा हो, पोलाइट हो, ठीक है, डोसाइल हो, यानी नम्र, यानी कि जो कैसा हो, शर्मीला टाइप का हो। बताइए नेक्स्ट, शर्माने वाला। नेक्स्ट बताइए बेटा, लिखा है डिसेंट, इसका मतलब बेटा होता है छानना होता है। डिसेंट का मतलब बेटा होता है छानना होता है, यानी कोई चीज को फिल्टर करना होता है। क्या करना होता है, फिल्टर करना, कोई चीज को छानना होता है, ठीक है, फिल्टर करना। नेक्स्ट लिखा हुआ आपका जो है कंसीट, नेक्स्ट लिखा हुआ आपका कंसीट का मतलब होता है, बताइए जल्दी से, कंसीट जल्दी से बताइए क्या होता है, फटाक से जल्दी से बताएं। लिखा था आपका जो है प्रेडिक्ट, इसका आंसर करेक्ट था। और नेक्स्ट लिखा हुआ आपका कंसीट, जल्दी बताइए, फटाफट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से, तुम लोगों के लिए छोड़ा गया, जल्दी बताइए आंसर इसका क्या होना चाहिए। इसका मतलब बताइए क्या होगा, इसका मतलब अकड़ होता है, क्या हो जाएगा, अकड़, जो बहुत ही अकड़ू टाइप का होता है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत ईगो होता है, ठीक है, घमंडी टाइप का। यानी आपका आंसर पहले का क्या था, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़े फटाक से, नेक्स्ट जल्दी से बताइए, फटाफट आंसर दीजिए। लिखा हो 9 नंबर, जल्दी से बताइए 9 नंबर का आंसर क्या होगा, इसको भी अपोजिट ढूंढना है हमें। लिखा हुआ लस्टर, मतलब तो चमकीला होता है, लस्टर बोले तो चमकीला, यानी चमकदार, जो कैसा हो, चमकीला हो, चमकदार हो, शोभा हो, यानी हो जाएगा ये चमकीला, चमक, ठीक, यानी आपका आंसर सीन, ये भी चमक होती है, ये होगा नहीं, इसी का सिनोनिम्स हो गया। ग्लॉस ये भी होता है, चमकीला होता है, चमकदार ये भी नहीं होगा, ग्लिटर ये भी नहीं होगा, ये आपके सब तीनों आपके सिनोनिम्स लिखे थे, इसी के पर्यायवाची लिखे थे। यहाँ नन ऑफ दीज आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी लस्टर होता है चमक, शोभा होती है आपकी, ब्राइटनेस हो जाएगी आपकी शोभा, ठीक है, लस्टर हो जाएगा, ये आपके इसी के सीन, ग्लॉस लिखा हुआ है, ग्लिटर, ये आपके तीनों आपके चमक होते हैं, यानी इनमें से कोई ऑप्शन नहीं था, नन ऑफ दीज आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यानी कह सकते थे इसका डार्क कह सकते थे हम लोग, ठीक है, जो धुंधला हो, यानी सैडी टाइप का आंसर हो जाएगा इनमें नन ऑफ दीज। और ग्लिटर से बना हुआ है, आप लोगों ने पढ़ा था ऑल दैट ग्लिटर्स, लिखा हुआ है आपका ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, इज नॉट गोल्ड, ये आपने पढ़ा हुआ है, ये आपकी प्रोवर्ब कहावत भी है, ये बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार एग्जाम में पूछा जाता है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, यानी हर चीज चमकती हुई सोना नहीं होती, इसका मतलब ग्लिटर वस्तु है। और याद रखिएगा इनके लिए हमेशा प्रोनाउन दैट लगाते हैं, ये याद रखिएगा, ये भले आपकी वस्तु है लेकिन फिर भी इसके साथ क्या यूज करेंगे, दैट, ना तो आपका विच आएगा ना तो हु तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वस्तु की बात कर रहा है, लेकिन पेपर में मोस्टली विच मिलेगा, विच मत लगाइएगा क्योंकि ऑल आ गया है। जब सेंटेंस में कोई सुपरलेटिव डिग्री आ जाती है, ऑल आ जाता है, आपका ओनली आ जाता है, नन आ जाता है, नथिंग आ जाता है, तो याद रख लीजिए, सेट कर लीजिए दिमाग में, आप इन सभी के साथ हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगाएंगे, ना तो आपका हु आएगा ना तो विच आएगा, चाहे जानवर हो चाहे वस्तु हो, आप इन दोनों इनके लिए प्रोनाउन क्या दैट लेंगे हमेशा। तो ये आपका, और याद रखना इसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर होती है। अभी पेपर में आया था, वहां पे इच की जगह आर कर दिया था तो गलती हो गई थी, ऑल दैट ग्लिटर इज नॉट गोल्ड आपका आंसर करेक्ट होगा। चलिए भैया, तो इसका आंसर हो गया, यानी आंसर क्या था, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, ये सब आपके सिनोनिम्स लिखे थे जो भी थे। चलिए भैया 10 नंबर जल्दी से बताइए, बढ़िया जल्दी से बताइए फटाफट, 10 नंबर क्या होगा। आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे डेली आपको, ठीक है, लेकिन आपको ऐप पे जाना पड़ेगा, MK एकेडमी ऐप पे, ठीक है, लगातार। नेक्स्ट बताइए 10 नंबर जल्दी से फटाक से क्या होगा, लिखा हुआ प्रीमेचर, इसका मतलब क्या होता है, यानी होता है, यानी असामयिक, यानी समय से पूर्व, असामयिक मतलब होता है यो समय से पूर्व, समय से पहले हो, यानी आपका आंसर हो जाएगा टाइमली, आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी टाइमली आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यानी कंप्लीट जो आंसर होगा वो टाइमली हो जाएगा, जो समय पे हो, ठीक है, फुल टर्म, यानी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ए में लिखा हुआ अल्टीमेटली, इसका मतलब होता है फाइनली,
अल्टीमेटली मतलब होता है फाइनली होता है, इसका मतलब अंतिम रूप से होता है। क्या होता है? अंतिम रूप से। नेक्स्ट लिखा हुआ अर्ली मतलब होता है शीघ्र होता है। अगर कह दिया जाए इसका अपोजिट बताइए क्या होगा, तो लेट हो जाएगा, लेट से बन जाएगा लेटली। अर्ली का अपोजिट लेट या लेटली कह सकते हैं, देर से, देरी से। और अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड इसका होता है अप्रत्याशित, जिससे कोई आशा ना की गई हो, जिससे कोई उम्मीद ना लगाई हो इतना ज्यादा, ठीक, अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखा था प्रीमेचर मतलब होता है समय से पूर्व, यानी समय से पूर्व, यानी असामयिक, आंसर हो जाएगा टाइमली, आंसर करेक्ट। बिल्कुल आसान मीनिंग थी आपकी, बिल्कुल आसान। 10 नंबर तक हो गया। नेक्स्ट देखते हैं जल्दी से फटाक से, नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे हम लोग, जल्दी से देखते हैं। आपका आ गया स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए जल्दी से क्या होगा भैया, जल्दी से बताइए। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ डायरेक्शन में 11 to 15 में क्या करना है, जल्दी से हम लोग देख लेते हैं। सीधे लिखा हुआ है आपका यहाँ पे लास्ट में मोस्ट सिमिलर, मोस्ट सिमिलर मीनिंग, मोस्ट सिमिलर मीनिंग हमें करना है, यानी कि मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग, यानी कि सिमिलर का मतलब होता है सिनोनिम्स, यानी पर्यायवाची की बात कर रहा है, यानी सेम मीनिंग। बढ़िया क्वेश्चन है आपके लिए, जल्दी से फटाक से बताइए। लिखा हुआ मैग्नीट्यूड, इसका मतलब होता है विस्तार होता है, फैलाव होता है, यानी किसी भी चीज का एक्सपेंस करना होता है, यानी फैलाव, विस्तार होता है। यानी आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा क्या, यानी एक्सटेंट, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो एक्सटेंट हो जाएगा, इसका मतलब ही होता है विस्तार होता है, फैलाव होता है, यानी एक्सपेंस से बन जाएगा, यानी विस्तार यानी फैलाव, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। यहाँ पे आप एक में लिखा था डायरेक्शन, इसका मतलब होता है दिशा, एबिलिटी मतलब होता है ये दिशा होती है, ठीक है, और एबिलिटी मतलब योग्यता होती है आपकी, एबिलिटी का मतलब होता है योग्यता, और ये एबिलिटी यानी योग्यता यानी कैपेसिटी कह सकते हैं, क्षमता, स्किलफुल। नेक्स्ट लिखा हुआ वेट मतलब वजन, यानी आपका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन एक्सटेंड, इसका मतलब होता है कोई चीज को विस्तार करना, उस चीज को एक्सप्लेन कर देना किसी चीज को। चलिए नेक्स्ट बताइए जल्दी से, नेक्स्ट बताइए जल्दी से 12 नंबर, जल्दी से 12 नंबर बताइए आंसर क्या होगा, फटाफट जल्दी से बताइए बेटा, जल्दी से। लिखा हुआ आपका पैरिटी, पैरिटी का मतलब होता है समानता होती है, पैरिटी का मतलब होता है समानता, यानी सिमिलरिटी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। यानी कह रहे हैं इसका सिनोनिम्स ढूंढना है, पर्यायवाची, यानी सिमिलरिटी, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। पैरिटी यानी कि सिमिलरिटी यानी कि समानता होती है, यानी कि जो है जो मेल खाता हो, यानी आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ओरिजिनलिटी, इसका मतलब होता है मौलिकता, अश्लीलती होती है, यानी रियलिटी कह सकते हैं, वास्तविकता, सच्चाई। और लिखा हुआ आपका विग्निटी, बताइए जल्दी से विग्निटी क्या होता है, जल्दी से फटाक से बताएं विग्निटी के आंसर क्या होगा, फटाफट सब हम ही बताएंगे, आप क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए विग्निटी क्या होता है, फटाफट आंसर दीजिए, जल्दी से बताइए विग्निटी का मतलब क्या होता है। इसका मतलब बताएंगे कौन, आसपास होता है, पड़ोस, आसपास के अगल बगल के जो पड़ोस जिले होते हैं वो आपका। और इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट, इक्विवोकल का मतलब होता है अस्पष्ट, यानी कह सकते हैं सस्पिशियस, क्या कह सकते हैं, सस्पिशियस हो जाएगा, इसका मतलब होता है संदिग्ध, यानी हो सकता है डाउटफुल, क्या हो सकता है आपका डाउटफुल, ये आपके आंसर हो जाएंगे। इसका मतलब होता है संदिग्ध होता है, यानी हो जाएगा अस्पष्ट, यानी जो चीज क्लियर ना हो, क्लियर। तो यहाँ पे 12 का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सिमिलरिटी। भैया नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग फटाक से, चलिए जल्दी से देखिए नेक्स्ट 13 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन है आपके। ये थर्ड क्लास आपकी है, इसके पहले आपकी 2 क्लासें हो चुकी हैं, क्लास 1 क्लास 2, ये क्लास 3 है, ये प्रैक्टिस बैच। अभी ये केवल आपको 5-10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन केवल कराए जा रहे हैं आपको, बाकी ऐप में आपको तो 25 से लेके 40 क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे डेली। जल्दी से देखिए नेक्स्ट 13 नंबर लिखा हुआ विंडिक्टिव, बताइए जल्दी से आंसर क्या होगा इसका। विंडिक्टिव क्या आंसर हो जाएगा, रिवेंजफुल, यानी प्रतिहिंसात्मक होता है। विंडिक्टिव का मतलब हो जाएगा प्रतिहिंसात्मक, यानी जो बहुत ही हिंसा करने वाला हो, यानी हो जाएगा जो विंडिक्टिव का आंसर हो जाएगा रिवेंजफुल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, यानी आंसर डी हो जाएगा रिवेंजफुल, यानी प्रतिहिंसात्मक होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है प्रतिहिंसात्मक, यानी जो हिंसा करने वाला हो, यानी जो बदला लेने वाला हो। आप लोगों ने पढ़ा था एक होता है अवेंज, एक होता है अवेंजमेंट होता है दूसरों का बदला लेना होता है, और एक रिवेंज होता है ये अपना खुद का बदला लेना किसी से, यानी विंडिक्टिव का आंसर हो जाएगा रिवेंजफुल, आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी रिवेंजफुल, ठीक है क्लियर। यहाँ पे रिवेंजफुल आपका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है, यहाँ पे ई गायब है, ठीक है, रिवेंजफुल ये होता है, यानी हो जाएगा आंसर आपका क्या डी ऑप्शन करेक्ट,
एम लिखा हुआ है आपका, एप्लोगेटिक मन होता है क्षमाशील होता है, जिसको क्षमा किया जा सके, क्षमाशील होता है जिसको माफ किया जा सके, यानी किसी को भूल चूक को माफ कर दिया जाए। यानी आपका आंसर इसका जो था वो आपका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट था। आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट, यानी रेवेंजफुल हो जाएगा आंसर करेक्ट। ठीक है, यहाँ पे ई कर लीजिएगा, रेवेंजफुल। नेक्स्ट बताइए जल्दी से, फियरफुल। फियर का मतलब होता है डर और फुल का मतलब होता है जो डर से भरा हुआ हो। तो याद रखिएगा आप लोग फटाक से, ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, फियर मतलब होता है डर, ठीक है, डर, और याद रखना जिसमें फुल लग जाता है ये पॉजिटिव सेंस देता है। फियरफुल का मतलब होता है जो डर से भरा हुआ है, यानी डरावना हो जाएगा। अगर यहाँ पे फुल की जगह अगर हम लेस कर देंगे, लेस निगेटिव वर्ड रखता है, अगर हम लोगों ने कह दिया फियरलेस, इसका मतलब हो गया जो जिसके अंदर डर नहीं है, इसका मतलब वो बहादुर हो जाएगा, साहसी। फियरफुल माने होता है डरावना होता है, और फियरलेस का मतलब होता है जो बहादुर और निडर हो, साहसी हो जाएगा। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा यूजफुल, यूजफुल, फुल का मतलब होता है लाभदायक, जो आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल हो, और कह रहे हैं इसका अपोजिट क्या होगा, तो यूजलेस, फुल की जगह लेस कर देंगे तो ये हो जाएगा जो आपका कैसा, व्यर्थ हो, बेकार हो। तो फुल आपका पॉजिटिव सेंस रखता है और लेस आपका नेगेटिव वर्ड होता है। क्लियर, तो यहाँ पे आपका लिखा था फियरफुल मतलब डरावना हो गया, लिखा हुआ अनपार्डनेबल। बेटा पार्डन का मतलब होता है क्षमा करना, किसी को माफ करना, और एबल जिसमें लग जाता है, एबल का मतलब होता है के योग होता है, यानी पार्डनेबल जिसको क्षमा किया जा सके, लिखा है अनपार्डनेबल जिसको क्षमा ना किया जा सके, जिसको कभी माफ ना किया जा सके। क्लियर होगी बात, यानी हो जाएगा जो निर्लज हो, यानी आपका आंसर इसका जो था वो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी रेवेंजफुल आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे फटाक से, जल्दी से बताइए नेक्स्ट 40 नंबर, जल्दी से बताइए बेटा 40 नंबर क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए, चलिए जल्दी से बताइए। 40 नंबर लिखा हुआ है इनएक्सट्रिकेबली, इनएक्सट्रिकेबली का मतलब हो जाएगा आपका इनएविटेबली, आंसर हो जाएगा इनएविटेबली मतलब हो जाएगा यानी अनिवार्यता होता है, अनिवार्य रूप से, यानी आपका आंसर हो जाएगा क्या, यानी सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा अनिवार्य रूप से, यानी जो कंपलसरी हो, नेसेसरी हो। लिखा हुआ सर्टेनली मतलब निश्चय ही होता है, अनफॉर्चुनेटली माने होता है दुर्भाग्यवश होता है, बदकिस्मती कह सकते हैं हम लोग। और नेक्स्ट लिखा हुआ है इनकरेक्टली, यानी जो कैसा हो, गलत सलत हो, यानी आपका जो सही ना हो। चलिए बिल्कुल ये आसान मीनिंग थी, इसमें कुछ नहीं था आपके। नेक्स्ट जल्दी से नेक्स्ट बताइए 15 नंबर तक, जल्दी से बताइए 15 नंबर तक, बढ़िया क्वेश्चंस आपके हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो एग्जाम में बराबर पूछे जा रहे हैं आप लोगों के। बताइए जल्दी से, रेवल इसका मतलब क्या होता है, रेवल मतलब होता है आपका प्रतिद्वंदी, रेवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी होता है, यानी जो आपका दुश्मन हो, यानी आपका जो दुश्मन हो, रेबल मतलब जिससे दुश्मनी चल रही हो आपकी, प्रतिद्वंदी होता है, यानी कह सकते हैं इसका साइनोनिम्स ढूंढना था हम लोगों को, पर्यायवाची, तो आंसर टिक कर देंगे डी ऑप्शन, यानी अपोनेंट हो जाएगा, यानी जो आपका विरोधी हो, दुश्मन हो, यानी दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको फो, इसका मतलब भी कह सकते हैं दुश्मन, शत्रु, यानी एनिमी कह सकते हैं, एनिमी। नेक्स्ट लिखा हुआ फ्रेंड माने होता है मित्र होता है, पार्टनर इसका साथी हो जाएगा, और एसोसिएट का मतलब भी होता है साथी, सहयोगी, यानी आपके तीनों आपके पॉजिटिव वर्ड लिखे थे आपके, और ये आपका जो लिखा था नेगेटिव वर्ड है, तो आप इस तरह से भी कर सकते थे, फ्रेंड मतलब मित्र, ये पॉजिटिव हो गया, पार्टनर साथी है, ये भी पॉजिटिव हो गया, एसोसिएट सहयोगी साथी, ये भी पॉजिटिव, यानी अपोनेंट ये विरोधी है, नेगेटिव वर्ड यानी डिफरेंट, यही आपका अलग, यानी आंसर डी टिक कर देंगे, आंसर हो जाएगा क्या, अपोनेंट, आंसर करेक्ट होगा। क्लियर, यानी आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्या होगा, टाइम हम लोगों को वेस्ट नहीं करना है क्योंकि टाइम हमारे लिए बहुत कीमती है, सब एग्जाम आपके लगे हुए हैं, तो इसलिए समय की बर्बादी नहीं करेंगे, सीधे जल्दी से आइए नेक्स्ट टॉप 20 क्वेश्चंस को हमें करना है अभी। देखिए जल्दी से, लिखा हुआ डायरेक्शन में 16 to 18, 16 से 18 नंबर में लिखा हुआ फिल इन द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय चूजिंग द करेक्ट अल्टरनेटिव। ये डायरेक्शन जरूर पढ़ा करें बेटा, मैं भी इसको डायरेक्ट में सीधे क्वेश्चन में आ सकता, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि कभी कभी होता क्या है कि क्वेश्चन में दोनों चीजें दी गई होती हैं, सिनोनिम्स भी होता है, एंटोनिम्स भी होता है, इसलिए डायरेक्शन जरूर पढ़िए। जब मैं बार बार पढ़ूंगा तो आप भी पढ़ेंगे, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। कभी कभी होता क्या, पूछा गया सिनोनिम्स, कराए हम लोग एंटोनिम्स, इसलिए डायरेक्शन जरूर पढ़िए, फिर उसका आंसर दीजिए, ठीक है। क्लियर, नेक्स्ट बताइए 16 नंबर, लिखा हुआ आल्दो, लिखा हुआ आल्दो यद्यपि ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वह थका था, ही डॉट डॉट लिखा हुआ वर्किंग
अब बताइए यहाँ पे क्या होगा। तो हमने एक चीज देखी, यहाँ पे एक ही लिखा हुआ ये सब्जेक्ट हो गया और एक ये ही लिखा हुआ ये भी सब्जेक्ट, यानी आपको दो सब्जेक्ट एक ही सेंटेंस में मिल गए। तो आपने कहा सर ही वॉज टायर्ड, एक क्लॉज ये आपकी बन गई। इसको बोलते हैं बेटा हम लोग क्लॉज। क्लॉज का मतलब होता है उपवाक्य, और ये लिखा हुआ ही डॉट डॉट वर्किंग, यानी एक क्लॉज आपकी ये तैयार हो गई। जब आपके एक ही सेंटेंस में अगर दो क्लॉज मिल जाती हैं तो याद रखिएगा वहां पर फिर किसी ना किसी कंजंक्शन का यूज हो रहा होगा। तो हमने देखा आल्दो और दो हम लोग पढ़े हुए हैं, आल्दो हम लोगों ने कंजंक्शन में पढ़ रखा है, ऑफलाइन जो बच्चे पढ़ रहे हैं हमसे, आल्दो और दो, बेटा इन दोनों के साथ में हमेशा कंजंक्शन हम लोग यूज करते हैं यट या फिर कॉमा, दो में से कोई एक यूज करेंगे, या तो यट लगाएंगे या फिर कॉमा लगाएंगे, किसके, आल्दो और दो के साथ में। इसका मतलब यहां पर देख रहे थे कि आल्दो ही वॉज टायर्ड, यहां पे कुछ भी नहीं लगा है, थोड़ा ये टाइपिंग की मिस्टेक है, यहां पे कॉमा होना चाहिए था या फिर यट, यहां पे कॉमा लगा लेंगे। आल्दो ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वह थका था, लिखा हुआ है फिर भी ही डॉट डॉट वर्किंग, और यहाँ पे हो जाएगा सॉरी आंसर डी आंसर करेक्ट होगा वेंट, क्योंकि यहाँ पे वॉज का मतलब पास्ट की बात हो रही है, तो वॉज गोइंग ऑन दोबारा से नहीं आएगा। इज गोइंग घटना पास्ट की है तो ये भी पास्ट में होना चाहिए था, ये प्रेजेंट में है, ये गलत हो जाएगा आपका। और गोज ऑन ये भी गलत हो जाएगा, और गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, गो होती है फर्स्ट फॉर्म, गो होती है फर्स्ट फॉर्म और वेंट होती है सेकंड फॉर्म। बस आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। हमने बताया था बाप बेटा वाला रूल, अगर ये पास्ट में है तो ये भी पास्ट होगा, अगर ये प्रेजेंट होगा तो ये भी प्रेजेंट होगा, अगर ये फ्यूचर होगा तो ये भी फ्यूचर होगा। जैसा बाप होगा वैसे ही बेटा होगा। अगर ये पास्ट में है तो आगे वाली भी क्लॉज किस में होगी, पास्ट में ही होगी। क्लियर, चलिए अच्छा, तो यहां पे हो जाएगा आल्दो ही वॉज टायर्ड, यद्यपि वह थका था, फिर भी ही वेंट वर्किंग, फिर वह कार्य करने गया। ये आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट जल्दी से देखेंगे 17 नंबर। 17 नंबर पर जल्दी से बताइए आंसर क्या होगा। 17 नंबर जल्दी से फटाक से जल्दी से बताइए 17 नंबर का आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से फटाफट आंसर दीजिए भाई, जल्दी से बताइए। लिखा हुआ है द वाउंडेड सोल्जर्स वर डॉट डॉट बाय देयर कॉमरेड्स, यानी होता है साथी मित्र होता है कॉमरेड्स। बताइए जल्दी से क्या होगा। तो जो द वाउंडेड सोल्जर्स यानी जो घायल, द वाउंडेड सोल्जर्स जो घायल जो सैनिक थे आपके, बाय देयर कॉमरेड्स दो साथी मित्रों के द्वारा जो है, लिखा हुआ इनर्वेटेड, लिखा हुआ आपका इनर्वेटेड का मतलब होता है इनर्वेटेड जो ऊर्जावान होता है, इनर्वेटेड होता है ऊर्जावान, इसका मतलब नहीं है लिखा हुआ एवेकेटेड, यही आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसका मतलब होता है खाली कराना होता है, इसका मतलब होता है खाली कराना होता है, या एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज देना, दूसरे स्थान पर भेज देना होता है, या यहां से हटा देना भी कह सकते हैं, यहां से हटा देना, जो प्रेजेंट आपकी जहां पे आप है पोजीशन वहां से हटा देना, यानी हो जाएगा द वाउंडेड सोल्जर जो घायल जो सैनिक थे, वर हो जाएगा आपका क्या, एविकेटेड हो जाएगा, बाय देयर कॉमरेड साथी मित्रों के द्वारा हटा दिया गया, वहां से दूसरे स्थान की ओर भेज दिया गया, यानी आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। एनर्वेटिक होता है जो ऊर्जावान हो, एनर्जेटिक हो। और नेक्स्ट लिखा हुआ अपाल्ड, अपाल्ड का मतलब होता है, बताइए जल्दी से, अपाल्ड जल्दी से बताइए अपाल्ड का मतलब क्या हो जाएगा, जल्दी से फटाक से बताएं आंसर, अपाल्ड क्या होता है, फटाफट आंसर दीजिए जल्दी से। अपाल्ड क्या हो जाएगा, बनवर्ड है आपका, आंसर क्या होना चाहिए, बताइए जल्दी से क्या होना चाहिए, कोई बताएगा इसमें, बढ़िया मीनिंग है। अपाल्ड का मतलब होता है धमकाना किसी को, अपाल्ड का मतलब क्या होता है, धमकाना होता है या किसी को धमकी देना, धमकाना होता है या किसी को धमकी देना होता है, किसी को जो है डराना ये। और नेक्स्ट लिखा हुआ आपका एग्जीक्यूटिव, लिखा हुआ आपका एग्जीक्यूटिव मन होता है खोखला होता है, कैसा होता है, खोखला, बिल्कुल जो खाली हो अंदर से। आंसर हो जाएगा आपका क्या, 17 का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे 80 नंबर, जल्दी से, बहुत जल्दी हम लोगों ने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, क्योंकि कोई फालतू की बात नहीं करनी है, जो भी है पढ़ाई करेंगे मेन, बाकी जिंदगी है बातें करने के लिए, फालतू चीजों के लिए भैया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोगों ने जो है पढ़ाई के लिए जो मकसद बनाया वो पूरा करेंगे, बातों से कभी सिलेक्शन नहीं होता है, वो काम करने से होगा, पढ़ाई से होगा, केवल हमारा मकसद है पढ़ाई। दिन रात मेहनत कर लीजिए और 4-6 महीने के अंदर आप एक अच्छी सी नौकरी ले रहे होंगे हाथ में। चलिए बताइए जल्दी से, लिखा हुआ वी शैल फिनिश द वर्क
वी शैल फिनिश द वर्क बिफोर ही डॉट डॉट बैक। तो वी शैल फिनिश, इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर में है, शैल या विल यानी सिंपल फ्यूचर हो गया, फ्यूचर इंडेफिनिट लिखा हुआ है, वी शैल फिनिश द वर्क बिफोर, ये लिखा हुआ है। आपसे पूछा जाए बिफोर क्या है तो याद रख लेना, बिफोर आपका कंजंक्शन, याद रखना हमने आपको बताया होगा जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ रहे थे हमसे, बिफोर या आफ्टर, अगर ये कभी भी सेंटेंस में आ जाए और एक ही सेंटेंस में अगर आपका जो है दो सब्जेक्ट मिल जाए, एक आपका वी आपका सब्जेक्ट ये लिखा है और एक सब्जेक्ट आपका ये ही लिखा है, यानी हो जाएगा वी शैल फिनिश द वर्क, एक क्लॉज आपकी ये बन गई और ही बैक डॉट डॉट लिखा एक क्लॉज ये। जब दो क्लॉज हो गई तो इनको जो भी शब्द जोड़ेगा वो कंजंक्शन कहलाएगा। इसका मतलब ये हो गया कंजंक्शन ऑफ टाइम। क्या हो जाएगा ये कंजंक्शन ऑफ टाइम हो गया। अगर यहाँ पे ठीक है, अगर एक सेंटेंस में कर एक सब्जेक्ट हो वहां पे बिफोर आफ्टर आ जाए तो ये प्रीपोजिशन का काम करता है, प्रीपोजिशन। यानी आपका आंसर भैया ये लिखा था वी शैल फिनिश द वर्क, यानी ये सिंपल फ्यूचर में है तो आंसर विल कम, ये भी फ्यूचर, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। और वुड ये होगा ही नहीं क्योंकि हम जानते हैं विल होता है प्रेजेंट और विल का पास्ट होता है वुड, शैल का शुड, कैन का कुड, मे का माइट, ये विल प्रेजेंट होता है और विल का पास्ट होता है वुड। शैल का क्या होता है शुड, कैन का क्या होता है कुड, मे का क्या होता है माइट। क्लियर? तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये अगर फ्यूचर है तो ये पास्ट में नहीं जाएगा, क्योंकि हमने बाप बेटा का रूल अभी इसके जस्ट पीछे बताया था, जैसा बाप वैसे बेटा। इसका मतलब हो जाएगा यहाँ पे सिंपल फ्यूचर हो गया तो सिंपल प्रेजेंट आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन आंसर हो जाएगा सी, यानी ये सिंपल फ्यूचर में होगा और ये किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में हो जाएगा। वी शैल फिनिश द वर्क, यानी कि हम ये काम को फिनिश कर चुके होंगे बिफोर ही कम्स बैक, उसके वहां पे आने के पहले, इसके आने के पहले। नेक्स्ट क्लियर होगी बात, सी कम्स बैक, उसके वापस आने के पहले हम लोग ये काम कर चुके होंगे। क्लियर? आपका आंसर हो जाएगा क्या, सी ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट बताइए आगे, नेक्स्ट बताइए जल्दी से। एक क्वेश्चन में आपको इसके अलावा की और भी जानकारी दी जा रही है आपको, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन अगर पेपर में आए तो अब हर हाल में कर ले। ऐसा ना हो कि हम पढ़ चुके फिर भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे, तो फिर ऐसे पढ़ने से भी कोई फायदा नहीं ना पढ़ाने से। क्लियर? चलिए देखिए जल्दी से, डायरेक्शन में लिखा है 19 to 20, 19 से 20 में क्या करना है, सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फॉर द गिवन एक्सप्रेशन, यानी कि ये हाँ लिखा हुआ है वन हु ईट्स एवरीथिंग, यानी कि वन हु ईट्स एवरीथिंग यानी जो हर चीज खा सकता है उसे क्या कहेंगे, यानी हमने देखा यहाँ पे ओमनीपोटेंट। अच्छा, ओमनी अगर कहीं लगा हो बेटा याद रखिएगा, ओमनी मतलब होता है ऑल, ओमनी मतलब होता है ऑल, और पोटेंट का मतलब होता है हमने बताया था पावरफुल होता है, यानी शक्तिशाली हो जाएगा, ये होता है पावरफुल। ओमनीपोटेंट होता है, ओमनी मतलब कहीं लगा हो ऑल, और पोटेंट का मतलब होता है पावरफुल, मतलब होता है शक्तिशाली। तो ओमनीपोटेंट का मतलब होता है सर्व शक्तिशाली होता है, जिसके पास अनलिमिटेड पावर होती है, असीमित शक्ति होती है, यानी कह सकते हैं वन हु इज ऑल पावरफुल। यानी यहाँ पे आंसर होगा नहीं क्योंकि खाने की बात हो रही है, ये ऑप्शन होगा नहीं आपका। अच्छा, ओमनीपोटेंट लिखा, इंसॉल्वेंट ये भी नहीं होगा, ओमनीवोरस ये आपका लिखा हुआ है, सर्वहारी, आपका आंसर यही करेक्ट हो जाएगा। ओमनी का मतलब होता है ऑल और वोरस का मतलब होता है हारी, यानी जो सब कुछ खा सकता है। याद रखिएगा ओमनी वोरस आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। ओमनी मतलब होता है ऑल और वोरस का मतलब होता है हारी, जो हर चीज खा सकता है उसे कहेंगे ओमनीवोरस, यानी वन हु ईट्स एवरीथिंग। और याद रखिएगा ओमनीपोटेंट इसका मतलब होता है सर्वशक्तिशाली होता है, यानी वन हु इज ऑल पावरफुल। और याद रखिएगा आपने पढ़ा होगा ऑमनीसाइंट, ऑमनीसाइंट, ऑमनी का मतलब होता है ऑल, अभी हमने बताया है आपको ये हर जगह काम आएगा। साइंट बना है साइंस से, इसका मतलब विज्ञान, ज्ञान, ज्ञानी, यानी ओमनीसाइंट हो जाएगा सर्वज्ञानी। एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हर चीज का नॉलेज होता है, हर चीज का ज्ञान होता है, उसे बोलते हैं ओमनीसाइंट, यानी वन हु इज ऑल पावरफुल। ये सॉरी वन हु इज हो जाएगा वन हु नोज एवरीथिंग, जो हर चीज जानता है, हर चीज के बारे में जानकारी है, उसे कहेंगे ओमनीसाइंट। और वन हु इज ऑल पावरफुल तो ओमनीपोटेंट, और वन हु ईट्स एवरीथिंग तो आप आंसर हो जाएगा ओमनीवोरस, यानी सर्वहारी। क्लियर? ये ओमनी, इसी तरह से आपने पढ़ा होगा ओमनी प्रेजेंट, आप लोगों ने पढ़ा हुआ है ओमनी प्रेजेंट। तो ओमनी का मतलब होता है ऑल और प्रेजेंट का मतलब होता है उपस्थित होना, यानी व्याप्त होना होता है, यानी सर्वव्यापी होता है, जो हर जगह व्याप्त होता है, उसे कहेंगे ओमनी प्रेजेंट, यानी हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, इट्स कॉल्ड हो जाएगा ओमनी प्रेजेंट।
सर्वव्यापी, जो हर जगह व्याप्त हो। कहते नहीं गॉड कण में व्याप्त है, एयर लगभग हमारी हर जगह उपस्थित है, तो ओमनी प्रेजेंट कह सकते हैं, सर्वव्यापी। क्लियर। और यहां पे जो लिखा था वन हु ईट्स एवरीथिंग, तो आपका आंसर सर करेक्ट था, सी ऑप्शन ओमनीवोरस आंसर करेक्ट हो गया था। और लिखा हुआ है आपका ओमनीपोटेंट, तो ये सर्वशक्तिशाली हो गया। और भी हमने इसके बारे में सब जानकारी दे दी आपको, इससे रिलेटेड वर्ड, और इसके जब आप पढ़ेंगे पूरा कंप्लीट बैच, वहां पे इसके बारे में और पूरी फुल डिटेल्स आपको मिल जाएगी। इस क्वेश्चन के लिए इतना ही पर्याप्त था। और नेक्स्ट लिखा था आपका इररेसिस्टिबल, इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट, यानी हो जाएगा दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट, दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट, इसका मतलब हो जाएगा, या कह सकते हैं स्टेबल, जो स्थिर ना रहे, यानी अस्थिर होता है। यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा, अस्थिर होता है, जो स्थिर ना हो, जो नियत ना हो, यानी दैट कैन नॉट बी कांस्टेंट या दैट कैन नॉट बी स्टेबल, यानी हो जाएगा आपका इररेसिस्टिबल, मतलब हो जाएगा अस्थिर होता है, जो नियत ना हो, जो स्टेबल ना हो। क्लियर हो गई बात। बढ़िया क्वेश्चन था, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसमें आपको कई सारे क्वेश्चन आपको मिल गए। वन हु ईट्स एवरीथिंग आपने कहा ओमनी वोरस हो गया, और वन हु इज ऑल पावरफुल तो ओमनीपोटेंट हो गया, वन हु नोज एवरीथिंग तो आपका हो जाएगा ओमनीसाइंट हो जाएगा, और अगर हो जाए हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर तो हो जाएगा आपका ओमनी प्रेजेंट। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन आपके बोर्ड में है। टोटल 20 क्वेश्चन हम लोगों ने देखने की बोला था, 20 क्वेश्चन कराएंगे हम। लिखा है आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, आ रेमेडी फॉर ऑल डिजीज, या रेमेडी मतलब होता है इलाज होता है, रेमेडी मतलब होता है इलाज होता है, यानी किसी भी चीज का इलाज। ठीक है, तो और फॉर रेमेडी के साथ हमेशा प्रीपोजिशन फॉर आता है, याद रखिएगा। आ रेमेडी फॉर होता है, यानी फॉर ऑल डिजीज, यानी एक ऐसा इलाज, एक ऐसा उपचार जिससे सभी बीमारियों का समाधान हो जाए, उसे क्या कहेंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पेंसिया हो जाएगा। इसका मतलब होता है रामबाण औषधि भी बोल देते इसको हम लोग, क्या बोल देते इसको, रामबाण औषधि भी बोल देते हैं हम लोग, यानी एक ऐसा उपचार जिससे सभी चीजों का समाधान हो जाए, उसे पैंसिया भी बोलेंगे, यानी रामबाण औषधि होती है। ठीक है, बाबा रामदेव भी कहते हैं कि नीम की तो उपल पत्ती खाओ जिससे कई सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएंगी, वो भी उसको बताते हैं क्या है, पैरासिया है, यानी रामबाण औषधि होता है। और याद रखना, एक हम लोगों ने पढ़ा हुआ वर्ड एपिडेमिक, एपिडेमिक क्या होता है बेटा आपका, इपिडेमिक, इपिडेमिक का मतलब होता है महामारी होती है, एक ऐसी बीमारी जो चारों तरफ फैल जाती है उसे कहते हैं एपिडेमिक, या डिजीज दैट स्प्रेड्स ओवर अ लार्ज एरिया, एक ऐसी बीमारी जो चारों तरफ एरिया में फैल जाएगी उसे हम लोग कहेंगे एपिडेमिक। और एक ऐसा इलाज उपचार जिससे सभी चीजों का समाधान हो जाए, सभी बीमारियों का निदान हो जाए, हम लोग उसे पढ़ेंगे पैनासिया। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। रिकॉइल का मतलब होता है पीछे जाना होता है, यानी हो जाएगा रिट्रीट हो जाएगा, यानी पीछे की ओर जाना, वापस होना, रिट्रीट कह सकते हैं हम लोग। रिकॉइल का मतलब रिट्रीट हो जाएगा। अगर कह दिया जाए बेटा इसका अपोजिट बताइए क्या होगा, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रिट्रीट का बताइए अपोजिट क्या होगा, तो याद रखिएगा एडवांस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एडवांस। ये पेपर में आता है एयरफोर्स वगैरह एग्जामों में कि बताइए रिट्रीट का अपोजिट क्या होगा, तो एडवांस। यानी रिट्रीट का मतलब होता है पीछे हटना, पीछे को जाना, और एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। और दूसरी चीज याद रख लेना बेटा कि रिट्रीट के साथ में कभी भी बैक मत लगाइएगा, कभी भी रिट्रीट के साथ बैक मत लगाइएगा, क्योंकि रिट्रीट का मतलब होता है पीछे की ओर जाना, पीछे की ओर हटना। तो जब पीछे की ओर जा रहे हैं तो इसका मतलब बैक शब्द ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, इसमें इंक्लूड है, तो आप इसमें बैक नहीं लगाएंगे। जैसे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है रिटर्न, रिटर्न, तो रिटर्न के साथ में भी बेटा हम लोग कभी बैक नहीं लगाएंगे, क्योंकि रिटर्न का मतलब ही होता है वापस लौटना या पीछे की ओर जाना, तो इसमें बैक शब्द नहीं आएगा। क्लियर। याद रखना 99% आपके ऐसे शब्द होते हैं जो री से शुरू होते हैं, जिनमें हम लोग ना तो बैक लगाते हैं ना तो कभी उसमें अगेन का यूज करते हैं। याद रखना 100 नहीं 99% आपके शब्द ऐसे हैं जो री से शुरू होते हैं, लेकिन उसमें ना तो बैक आता है लास्ट में ना तो अगेन। जैसे रीबॉर्न, दोबारा से जन्म लेने के लिए, तो रीबॉर्न अगेन नहीं होगा। ठीक है, रिट्रीट, ठीक है, इसी तरीके से आप रीबिल्ड, ठीक है, रिकॉल, इनके साथ में कभी भी ना तो बैक लगाएंगे ना तो अगेन आएगा। ये चीज को याद रखिएगा, ना तो इसमें बैक लगेगा ना तो अगेन आएगा। याद रखिएगा जो री से सेंटेंस शुरू हो, ये 100 नहीं बेटा, ये 99% के लिए आपका फॉर्मूला काम आएगा आपके, तो याद रखना है। तो यहाँ पे ये आंसर हो गया था। ये रिकॉल मतलब पीछे हटना होता है, एडवांस आगे बढ़ना होता है। ठीक, नेक्स्ट लिखा है मार्वल मतलब होता है आश्चर्य होता है।
ठीक है, आश्चर्य हो जाएगा, यानी सरप्राइज कह सकते हैं, वंडर कह सकते हैं, यहाँ पे क्लियर होगी बात। तो और नेक्स्ट लिखा हुआ ट्रीटमेंट का मतलब होता है इलाज होता है, ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है, इलाज होता है, ठीक है, यानी आपका आंसर था इसमें क्या 20 का आंसर बी ऑप्शन करेक्ट था। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पूरे आप लोगों ने 20 क्वेश्चंस कर लिए, 20 क्वेश्चंस बहुत कम समय के अंदर हम लोगों ने ये कर लिए। लास्ट में लिखा हुआ है आपका, देखिए जब क्वेश्चन कर लिए तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, यानी कि हम लोग 20 क्वेश्चन करें, ठीक है। चलिए चल शुरुआत में आते हैं, हम लोग पहले पेज में आते हैं फिर से शुरुआत में। तो इस तरह से आपको धमाकेदार क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे बराबर, ठीक है, इस तरह से बराबर आपको क्वेश्चंस कराते रहेंगे डेली हम, ठीक है। इसी तरीके से आपने 2 क्लासें पहले कंप्लीट करी, 2 क्लासें आपने पहले ले ली और इसके बाद में ये क्लास आपकी है, 2 क्लासें हम लोग पहले कर चुके हैं और इसके बाद ये 3rd क्लास थी हम लोगों की, और बढ़िया से बढ़िया क्लासेस आपको इसी तरीके से मिलती रहेंगी, ठीक है, बराबर ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी, बराबर इसी तरीके से जुड़े रहेंगे आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने इतना सहयोग दिया, ठीक है, इतना कीमती समय निकाला, ठीक है, ये से वीडियो देखने के लिए, और इसका बहुत फायदा भी मिलेगा आपको। तो इसी तरीके से हम लोग कहते हैं ऊंचे ख्वाबों को देखने के लिए, ऊंचे ख्वाबों को देखने के लिए गहराई से, ऊंचे ख्वाबों को देखने के लिए, ऊंचे ख्वाबों को देखने के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, ऊंचे ख्वाबों को देखने के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। ये बहुत बढ़िया किसी ने लिखा हुआ है, फिर से एक बार रिपीट करेंगे, बड़ा अच्छा लगा ये पढ़ने में, कि ऊंचे ख्वाबों को, ऊंचे ख्वाबों के लिए दिल की गहराई से काम करना पड़ता है, यूं ही नहीं मिलती सफलता किसी को, मेहनत की आग में दिन रात जलना पड़ता है। किसी बच्चे ने कमेंट किया था हमको रात में, जो है बोले सर आप बहुत मेहनत करते हैं, दिन भर ऑफलाइन में लगे रहते हैं, उसके बाद ऑनलाइन में भी आप समय निकालते हैं, तो इस तरह से आपका जो है कम से कम हम देखते हैं 12 से 14 घंटा आप वर्क करते हैं, सुबह 7 बजे निकलते हैं घर से, रात में 11 बजे पहुंचते हैं। तो हमने कहा बेटा ये सब मेहनत, अगर आज हम मेहनत करेंगे तो उसका फायदा भी कल मिलेगा, हमें फल भी मिलेगा। इसलिए कहते हैं परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, हार्ड वर्क इज की ऑफ सक्सेस, यानी कि आपको जितनी ज्यादा क्षमता हो, जितनी ज्यादा मेहनत कर सके करिएगा, उसका आनंद कुछ और ही है, ठीक है। कुछ वो काम करिए जिससे आपका जो है कुछ नाम हो सके, माँ बाप का भी नाम हो सके, तो उसी प्रयासों में हम भी लगे हुए हैं। अभी तो खैर कुछ नहीं ज्यादा हासिल कर पाए हैं, लेकिन आप लोगों के प्यार मोहब्बत से मेहनत दिन रात हम लोग लगे हुए हैं, कर रहे हैं। आपकी यही सब शब्द जो आप कमेंट करते हैं, हमें कुछ बताते तो एनर्जी देती है अंदर से, तो हम लोग उसमें लगे हुए हैं। तो एक ना एक दिन हम लोग भी जो है आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ अभी हासिल करना है। अभी तो ये हमने शुरुआत ही की है, अभी तो बहुत कुछ पाने के लिए बचा हुआ है। तो इसलिए सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस वीडियो को देखने के लिए, और हम लोग ऐसी निरंतर वीडियो देखते रहेंगे, हम लोग ऐसी क्लासेस करते रहेंगे। हम लोग अभी 3-4 क्लासेस आपको और भी मिलेंगी यूट्यूब में, सब बच्चे देख पा रहे होंगे इस चीज को। बट अगर आपको डेली रेगुलर क्लास चाहिए, वो 25 दिसंबर के बाद से आपको नहीं मिल पाएगी इस तरह से क्लासेस। उस क्लास को करने के लिए आपको ये MK Academy ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर में जाके आप MK Academy इस ऐप को डाउनलोड करेंगे आप, ठीक है। इसी MK Academy के नाम से आपका यूट्यूब चैनल भी बना हुआ है, आप उसमें जाके सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। जितने ज्यादा लोगों को हो सके आप इसको शेयर करिए। ये आपके जो है MK Academy ऐप, ये ध्यान रखिएगा, यही लोगो है अपना। MK Academy के नाम से और भी चैनल आपके हैं, ऐप बने हुए हैं, बट आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अच्छा, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। और एक चीज और जानकारी आपको देना ये चाहते हैं कि हम आपको बता दें कि अभी आपको कुछ दिन पहले आपको एक बैच के बारे में बताया गया था, जानकारी दी गई थी कि ऑनलाइन बैच किस तरह से करना है, क्या है। तो बेटा ये आपकी टाइमिंग क्या है प्रैक्टिस बैच की, यहाँ थोड़ा समझिएगा। आप लोगों की प्रैक्टिस बैच की टाइमिंग क्या है। हम लोगों ने प्रैक्टिस बैच की जो टाइमिंग हम लोगों ने देखी है वो 7:30 से 8:30, 7:30 से 8:30 PM ये आपकी क्लास मिलेगी डेली। 7:30 से 8:30 यानी 7:30 से लेके 8:30 PM में आपको डेली क्लास प्रैक्टिस बैच आपको मिलेगी। ये 25 दिसंबर से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। 25 दिसंबर से इसमें आपको क्लासेस मिलने लगेंगी, और इसके बाद में बाहर का बच्चा नहीं देख पाएगा अगर इस ऐप को वो डाउनलोड नहीं करता है या वो सब्सक्रिप्शन नहीं लेता है, ठीक। दूसरी चीज क्या है, एक इंग्लिश आपका स्पेशल बैच भी शुरू किया गया है, इंग्लिश स्पेशल बैच भी शुरू किया गया है, और उसकी टाइमिंग आपकी है 9 से 10 PM। ये दोनों बैच आपके PM रात में है, नाइट में, ताकि आप लोग सभी लोग इस क्लास को देख पाए। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो
मतलब जो है पढ़ाई भी कर रहे होते हैं साथ साथ में, इसके अलावा और भी वो वर्क भी कर रहे होते हैं जिससे उनकी रोजी रोटी चलती रहे। तो हम ऐसे बच्चों के लिए सब हमने किया है। उन्हीं बच्चों के लिए, ज्यादातर जो गांव से बिलोंग करते हैं, जिनकी स्थितियां बहुत बेकार हैं, तो उनके लिए कुछ अलग से हट के करना चाहते थे हम, तो ये सब किया जा रहा है। लेकिन हाँ, आप लोगों का विश्वास, जो प्रेम हमें मिला है, इसी के थ्रू हम आपको जो है मंजिल तक पहुंचा के रहेंगे। हम दिन रात मेहनत कर देंगे हम, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। तो ये प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है 7:30 से 8:30, और ये इंग्लिश स्पेशल बैच शुरू किया गया 9 से 10। और प्रैक्टिस बैच की फीस हमने आपको बताई हुई थी कि 6 मंथ की फीस आपकी है 299, और उसके बाद में इंग्लिश स्पेशल बैच जो आपको शुरू किया गया है, इसकी 6 मंथ की फीस 1499 रुपए रखी थी हमने, 1499, बट इसको हमने ऑफर दिया हुआ है अभी आपको, यानी 999, मात्र 999 रुपए में आप इस बैच को ले सकते हैं। और ये बैच आपको जो अगर ऑफलाइन लेते हैं तो ये समझिएगा ये 3000 रुपए का पड़ेगा आपका, 3000 रुपए का आपका पड़ेगा केवल 6 मंथ के लिए। और ये ऑनलाइन बिल्कुल कम से कम, मतलब ना के बराबर आपसे रुपए लिया जा रहा है। केवल आपका जो कंटेंट्स वगैरह बनेगा, जो आपके एम्प्लॉय, जो 2-3 जो वर्कर होंगे, काम कर रहे होंगे, ठीक है, उन्हीं को ये सब निकाल के देने के लिए आप लोगों को जो क्लासेस ले रहे हैं ये उसी का। बाकी हमें इससे कोई फायदा नहीं है, केवल आप लोगों की इंग्लिश अच्छा कराना चाहते हैं। आपकी जितनी ज्यादा इंग्लिश अच्छी हो और आप सिलेक्ट हो, तो ये बेटा एक प्रैक्टिस बैच शुरू हुआ है 299 रुपए में 6 मंथ के लिए। और 6 मंथ के लिए जो इंग्लिश स्पेशल बैच शुरू किया गया है वो 999 है। वो क्या है आपका? 999 है। क्लियर? तो ये 2 बैच आपके बने हुए हैं, तो सब बच्चे जाके जो है प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें और इसको सब्सक्रिप्शन ले ले, ठीक है। और जो ना ले पाए तो आप इस नंबर पे हमको कॉल कर सकते हैं। आपके 2 नंबर इसमें लिखे हुए हैं, तो इस पे आप हमें कॉल कर लीजिएगा। जो बच्चे को अगर जानकारी नहीं मिल पा रही हो, अगर नहीं समझ में आ रहा हो क्या कैसे करना है, तो आपके बेटा ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, आपके ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, इस पे किसी पे भी आप कॉल कर सकते हैं। एक ये आपका नंबर लिखा हुआ है, एक आपका ये व्हाट्सएप कॉलिंग नंबर है। आप इन दोनों में किसी में भी आप संपर्क कर सकते हैं हमसे, ठीक है। ये 2 नंबर लिखे हुए हैं, आप इन 2 नंबर में संपर्क कर सकते हैं जो भी और जानकारी चाहिए। चलिए, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।